गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉकेट वीडियो के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग कमेंट वगैरह किया कीजिए, कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, कुछ बोलते नहीं है थोड़ा बहुत। इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशनल बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहें। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मिल रहा है स्क्रीन पे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए जालियांवाला बाग, ये हमारा आ गया आधुनिक इतिहास से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये आता है कि जालियांवाला बाग भाई है क्या, आया कहाँ से, इस जगह कहाँ है। तो जालियांवाला बाग जो आया, इस जगह आएगा हमारा अमृतसर। अमृतसर ये कहाँ पड़ेगा, पंजाब में। पंजाब की स्थापना कब हुआ था, 1 मई 1960। अमृतसर की स्थापना किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। हालांकि रामदास थे, फिर बाद में अर्जुन देव ने वहां पर स्थापना। अब आते हैं कि ये हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई। और यह क्यों हुआ, तो अगर हम देखें तो जो रॉलेट एक्ट लाया गया था 1999 में, यानी 1999 का जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ में ही इसे क्या कहते हैं, काला कानून। किसने कहा था, गांधी जी ने। क्या कहा, काला कानून। इसे एक और नाम दिया गया कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का यह कानून है, काला कानून, रॉलेट एक्ट। इसी के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा था। और इसी क्रम में 2 व्यक्ति थे, एक का नाम आता है सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल पूरा नाम। दूसरा का नाम आता है सैफुद्दीन किचलू। याद रखेंगे मैसी भाई, कुचलने के लिए सत्यपाल, सत्य को कुचलने की बात आई थी। जब भी सत्य को कुचला जाएगा तो हत्याकांड की घटना होगा जालियांवाला बाग में। तो ये सत्यपाल और किचलू जो थे, 2 व्यक्ति, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी के विरोध में बैसाख पूर्णिमा के दिन अमृतसर में सभी लोग एकत्रित होकर शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे। और इसी में आर डायर नाम के व्यक्ति ने आकर के गोली बिना सूचना के अनाधुन चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कई हजारों के लोग संख्या में लोग घायल और मृत्यु उनकी हो गई थी। तो ये घटना थी। तो यही घटना अब जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। और इसको अगर राइट आंसर देखें कि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1919 में हुआ। यह हत्याकांड जो था, इस हत्याकांड के लिए ओ डायर को क्या मिला था, तो तलवार। और कहा लॉर्ड ऑफ तलवार, यानी कि इसको सम्मानित किया गया कि बहुत अच्छा तुमने किया है, ये घटना बहुत ही सुंदर है। ब्रिटिश कहा कि ब्रिटिश के हित के लिए है। और इसीलिए यह डायर बाद में जाकर के उधम सिंह नाम के एक व्यक्ति आते हैं, उधम सिंह। यही उधम सिंह ने जाकर के लंदन में घर में घुस के, जिसको नहीं कहते हैं मारना, लंदन में जाकर के घर में घुस करके और गोली से इसको उड़ा दिया। कहा कि जाओ याद करो, हम वही बंदा है जिसके हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड में हम वहां पर थे, एक बच्चे थे हम, और उसको उड़ाने का काम करता है। तो ये रहा 13 अप्रैल 1919 वाला घटना। अब आता है कि इस बर्बर हत्या के जांच के लिए 2 कमेटी का गठन होता है। एक कमेटी बना हंटर कमीशन, जो ब्रिटिश की ओर से गठित किया गया। और इसने बताया कि यह घटना अच्छा है, मतलब इसको अच्छा बताया। लेकिन दूसरा जो आया कांग्रेस की ओर से, जिसके अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने कांग्रेस
कमिटी की ओर से जो कमीशन का गठन किया गया उसकी अध्यक्षता किए। इसमें गांधी जी भी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे, सारे व्यक्ति शामिल थे। और इसने बताया कि एक बर्बर हत्या है और इसमें लगभग 1000 की संख्या में लोगों के मरने की पुष्टि किया गया, लेकिन इसने बहुत 324-25 के अंतर्गत हंटर कमीशन बताया कि इतने ही लोग थे जिसकी हत्या हुई। तो ये याद रखेंगे यहाँ से हम कि ये सब घटनाएं घटित हुआ। अब आता है 1917। 1917 में क्या हुआ था? तो बिहार के चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी को कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ला। यही राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को बुलाया और यहीं पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद 1921 में कई घटनाएं। एक तो हम याद रखेंगे केरल में मोपला विद्रोह। 1921 में ही हुआ था। एक और घटना इतिहास में कि प्रिंस जो था ब्रिटिश प्रिंस, वो जब भारत में आता है तो इसका विरोध किया गया। 1921 में आता है तो भारत में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद 1923, काफी इंपोर्टेंट ये डेट है 1923 अपने आप में एक ईयर। क्यों? क्योंकि 1923 में क्या होता है? सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब घटित हुआ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से भारत में क्या होता है कि लोगों का जो विश्वास या गांधी जी का जो विश्वास ब्रिटिश की ओर था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। गांधी जी पूरा उसके खिलाफ हो जाता है। इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि तक त्याग देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, ये जो उनको मिला था उसको वो त्याग देते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से भारत में एक आंदोलन चलाया गया जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। और यह प्रथम जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है, 1920 को। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। और यह असहयोग आंदोलन जो समाप्ति का एक कगार देखा जाता है वो काफी ज्यादा रोचकपूर्ण था। कैसे? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटती है जिसका नाम था चौरा चौरी की घटना। यह कहाँ पड़ता है? तो यूपी बनारस का क्षेत्र है, वहीं पर ये चौरा चौरी है जगह है। वहीं पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जितने भी भारतीय सत्याग्रही थे वह सभी के झुंडों ने एक झड़प होती है पुलिस के साथ और यहीं पर एक घटना घटती है जिसमें जाकर के 22 कर्मचारियों को भारतीय ने जाकर के जला दिया। तो ये घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कब? तो 12 फरवरी को। 12 फरवरी 1922 को यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके कारण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसके जो लोग समर्थन में थे वह इससे नाराज हुए, नाखुश हो गए हैं। बहुत सारे लोग इससे गांधी जी के इस निर्णय से दुखी हुए। और इसी क्रम में एक पार्टी बनकर के उभर के आती है 1923 में, जिसे कहा नाम पड़ा स्वराज पार्टी। 1923 में कौन सी पार्टी बनी? स्वराज पार्टी। और इसके जो संस्थापक में जिस व्यक्ति का नाम आता है स्वराज पार्टी के बारे में, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये 2 व्यक्ति थे
जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि संसद में हम जाकर के अपनी बातों को रखेंगे और ब्रिटिश जो रूल भारत के खिलाफ लेकर आएगी उसका विरोध करेंगे, उस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो ये इस पार्टी का मेन मुद्दा रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा क्या दिया, कब दिया गया? सबसे पहली बात करते हैं पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में जब बात आती है तो इसका अगर हम संवैधानिक पहले बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 नीति निर्देशक आर्टिकल्स 40 यानी 40 में पंचायत के बारे में चर्चा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी इसके पक्ष में थे, भीमराव अंबेडकर जी इनके पक्ष में नहीं थे, इसीलिए इसे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत डाला गया। नीति निर्देशक तत्व में ऐसे विषयों को डाला गया जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है देश और समाज के बेहतर बनाने के लिए, लेकिन परिस्थितियों के या तो किसी सहमति के कारण या उस समय संसाधन के कमी के कारण या किसी और परिस्थितियों के कारण उसे तत्काल नहीं दिया जा सकता, तत्काल नहीं लागू किया जा सकता था। वैसे सारे विषयों को नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत समाहित किया गया है। इसी में पंचायत को भी डाल दिया गया था आर्टिकल 40 में। लेकिन बाद में चल करके जब राजस्थान के नागौर वो जिला है जहां पर 2 अक्टूबर 1953 को सबसे पहले पंचायती व्यवस्था की गई। उसके बाद से देश में कई जगहों पर पंचायत के संबंध में मांग उठने लगी। इसका एक रीजन था 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था जो ग्रामीण विकास के बारे में, यानी मेन इसका मुहिम क्या था कि ग्रामीण विकास में ग्राम के जो मूलभूत आवश्यक है या ग्राम के विकास का डेवलपमेंट की जो संरचनाएं हैं किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है, उस पर ही मेन ये फोकस करता था और उन सारे चीजों को बेहतर ढंग से सुदृढ़ तरीके से लागू करता था। तो इसके बाद से ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था की मांग बढ़ने लगा। फिर बाद में चल करके बलवंत राय मेहता समिति, आप सुने होंगे अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, इन सारी सिफारिशें भारत में किया गया। तब जाकर के इसमें संशोधन किया गया भारत के संविधान में, जो 73वां संविधान संशोधन 1952 में। लेकिन इसको लागू करने की बात जब आएगी तो 24 अप्रैल 1993 में संविधान को पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया और इसमें संशोधन के तहत 33% महिलाओं का आरक्षण हुआ। महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित की गई, यानी कि 33 को महिला मुखियाइन बनेगी पूरे देश में। 1/3 का आरक्षण लागू हुआ। लेकिन अपना जो बिहार है बाबू ना, ये बिहार क्या है, बहुत होशियार है। इसने कहा कि हम तो कुछ नाम और आगे ले जाएंगे और इसने 50% आरक्षण की बात कर दिया। और भारत में जो अभी पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, ये 2006 के अधिनियम के तहत काम करता है और 50% आरक्षण भी इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया है। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे कि कब हुआ, देखिए दर्जा कब मिला, संवैधानिक दर्जा की बात अगर कहेंगे तो 1992 में मिला। लागू कब हुआ तो 1993 में। ठीक है, अगर कहेंगे कि इसे कहाँ जोड़ा गया है तो इस 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे भाग 9 में, ठीक है, आर्टिकल्स की जब बात आएगी तो 243 में क से लेकर के 9 तक ले टोटल इसमें विषय की बात आएगी तो 29 विषय है। कितने विषय है? 29 विषय है। अगर बात करेंगे अनुसूची कौन सा है इसके संबंध में, अनुसूची, तो अनुसूची आ जाएगा 11।
यानी 11वां नंबर के जो अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्था की गई है। टोटल 29 इसमें आर्टिकल्स विषय है 243 क से 9 तक ले। अगर बात करते हैं हम पंचायत व्यवस्था, जब संविधान संशोधन हो गया उसके बाद सबसे पहले पंचायती व्यवस्था किस राज्य ने अपनाया, तो वह था अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल कहते हैं, आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा हमारा? आंध्र प्रदेश पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि इसकी खोज जो हुई थी वह 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता कोई हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा नामक जगह पर ही सबसे पहले खोजा गया। और यह हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी। किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात कर रहा है। स्थल में तो भारत के क्षेत्रों में आ जाएगा राखी गढ़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राखी गढ़ी। देखिए सबसे बड़ा शहर कहेगा, शहर में बड़ा सबसे कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। और भारत के क्षेत्रों में अगर कहेगा सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखी गढ़ी। और अगर कहेगा भारत के अलावा ये जगह कहाँ है राखी गढ़ी? तो हरियाणा। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंध प्रांत, जो कि पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और यह किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पे। इसका खोज किसने किया था? 1922 में राखल दास बनर्जी। क्या नाम था? राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अब आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और यहां जो है क्या मिली है? तो काली रंग की चूड़ियां। काली रंग की चूड़ियां कालीबंगा से। जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला? कालीबंगा से। और क्या मिला है? तो भूकंप का जो साक्ष्य है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समापन के बारे में कई सारी चर्चाएं कि बाढ़ के कारण यह सभ्यता ध्वस्त हुई, आर्यों के आक्रमण के कारण ध्वस्त हो गई। कोई कहता प्राकृतिक जो क्लाइमेट चेंज आया था उसके कारण ध्वस्त हो गया, कोई का भूकंप के कारण ये ध्वस्त हुआ। तो ये भूकंप जो एक साक्ष्य मिलता है कि भूकंप के कारण यह सभ्यता समाप्त हुई थी। तो इसका अगर हम देखें तो इसलिए क्योंकि कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड काल क्या बताया जाता है? तो देखिए इसका टाइम पीरियड अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी के अनुसार यह आ जाएगा 2550 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ये एनसीईआरटी के अनुसार है। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है। मोहनजोदड़ो में अगर हम देखें तो क्या मिला? पशुपति नाथ जो मूर्ति है, जिसमें क्या क्या इसमें देखिए पशुपति नाथ के साथ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन कौन भगवान है। तो देखिए आज के पशुपति मतलब आज के भगवान भोलानाथ शिव जी। बाघ तो उनके साथ होगा ही, साथ ही साथ हाथी भी होगा, क्योंकि भाई उनके बेटा के माथा पर लगा है।
तो हाथी है, बाघ हो गया, हाथी हो गया। अब आता है, देखिए वो बैल की सवारी करते हैं, तो बैल न होकर के भैंस था, तो भैंस। 3 गो हो गया। अब क्या था इसके साथ, तो एक हिरन था, बाघ, हाथी, भैंस, हिरन। एक और था कुछ, थोड़ा याद नहीं आ रहा हमको, एक और था जो 5 चीजें थे पशुपतिनाथ में, वो बाघ है, हाथी है, भैंस है, हिरन है, एक और कुछ मिस हो रहा है। अच्छा देख लेंगे उसको कि क्या है एक नेक्स्ट दिन। तो ये मोहनजोदड़ो हो गया। अब मोहनजोदड़ो से ये मिला, साथ ही साथ एक स्नानागार मिला, बहुत बड़ा स्नानागार। और क्या मिला है मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से ना शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, दफनाने का साक्ष्य शवों को। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो से ही कांसे का नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी, नृत्य करती हुई जो महिलाओं का चित्र दिखाया गया। इसके साथ ही पुरोहितों का आवास, पुरोहितों का आवास कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो ये सारा अवशेष हमको कहाँ से मिल गया है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अब आते हैं यहाँ से मोहनजोदड़ो से एक और चीज इंपोर्टेंट याद रखेंगे, कपास। क्योंकि कपास इसलिए क्योंकि कपास जो है ना सबसे पहले उपयोग करने की बात आती है तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में कपास कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। अब आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा में R37 कब्रिस्तान मिला है, जहां पर युगल समाधान के अवशेष, यानी कि आदमी के साथ कुत्ता का दफन यही हड़प्पा में मिला है। उसके साथ ही साथ हड़प्पा में जौ, गेहूं और स्वास्तिक जो हम लोग आज भी दिवाली या किसी शुभ कार्यों में स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, तो इसका पहला अवशेष अगर देखें तो हड़प्पा से ही हमें प्राप्त हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इसका राइट आंसर अगर देखेंगे तो ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए संविधान सभा, विधानसभा कैबिनेट मिशन जब आया उसके बाद भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। कैसे हुआ, तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति का निर्वाचन होता था। संविधान सभा में टोटल आए 296 मेंबर जीत करके आते हैं इसमें, बाद में और थे पहले, बाद में चलकर इतना टोटल रहे। अब इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो होता है, इसमें ही अस्थाई अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये कहाँ के थे, बिहार के थे। अब आते हैं 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था, संविधान लागू होता है, संविधान लागू 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, तो देश आजाद, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र। और 2 अक्टूबर 1945 को कुछ खास बात नहीं है। अब अगर हम देखेंगे कि देखिए संविधान के मुख्य रूप से 3 बैठक काफी इंपोर्टेंट है, एक 9 दिसंबर, एक 11 दिसंबर और एक आता है हमारा 13 दिसंबर। ये सब 1946 की बात है। 11 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, अस्थाई अध्यक्ष। और ये जो 13 दिसंबर 1946 है, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देशिका
का को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं उद्देशिका को। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट संविधान सभा से जुड़ा हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। तो संविधान बन के कब तैयार होता है? तो 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में टाइम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? देखिए, ताजे पानी का झील कहेगा यानी कि मीठे पानी का झील। तो मीठे पानी का झील जब बात करता है तो इसमें सबसे राइट आंसर इसका हो जाएगा सुपीरियर झील। यह कहाँ स्थित है सुपीरियर झील? तो ये अमेरिका, यूएसए और कनाडा। कहाँ पे? कनाडा। देखिए कना दिया था, हम इसको कना देंगे। भारत अभी G7 कहाँ हुआ था? कनाडा में ही हुआ। प्रधानमंत्री जी गए थे G7। तो ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे सुपीरियर झील है, जो कि दुनिया का सबसे बड़े मीठे पानी या ताजे पानी का झील कह सकते हैं, सुपीरियर झील। अब आते हैं कैस्पियन सागर। देखिए कैस्पियन सागर जो है ना, खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। कौन सा पानी का? खारे पानी। और यह कहाँ स्थित है? तो ये अगर हम देखें तो ये यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया के बॉर्डर लाइन वाले एरिया में पड़ते हैं कैस्पियन सागर। अब आते हैं बैकाल झील। दुनिया का सबसे गहरा झील की बात करेगा कि कौन सा है? तो बैकाल झील। और यह कहाँ पड़ता है? रूस में। अब आता है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का यानी अफ्रीकी महादेश का सबसे बड़ा झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में। एक और आता है ह्यूरन झील। क्या नाम है? ह्यूरन। यह कहाँ पड़ता है भाई? तो ह्यूरन झील अमेरिका, यूएसए और कनाडा, कनाडा में है। एक आता है मिशिगन झील। मिशिगन झील ये कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा अमेरिका में। पूर्णतः यह अमेरिका में है झील, मिशिगन झील। उसके बाद आता है एक और हमारा, कौन सा झील था भूल रहे हैं हम थोड़ा सा। हाँ, तांगानिका। तांगानिका झील ये कहाँ पड़ेगा? तो ये अफ्रीका में है। तो ये याद रखेंगे थोड़ा सा झील के बारे में। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिलिका झील, लेकिन सर्वाधिक खारे पानी का झील वाला तो सांभर राजस्थान में, और सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिलिका झील कहाँ पड़ेगा? ओडिशा में। तो ये रहा आज के सेशन का लास्ट है। और तब तक के लिए जय हिंद। आपको अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।